नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा गांव गुडियाखेड़ा में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में 14 से 17 जून तक होने वाली राजनीतिक रैलियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये समय महामारी से लड़ने का है, न कि प्रचार का भोंपू बजाने का। वो सिर्फ भोंपू बजा रहे हैं। अगर इस लड़ाई में सरकार ने लापरवाही बरती तो हरियाणा में भी दिल्ली या मुंबई जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में रोज 300 से 400 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार अपने पीठ थपथपाने और बीमारी को राजनीतिक इवेंट बनाने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। आज राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का समय है, फिर चाहे सरकार हो या विपक्ष। फरीदाबाद जिले में उस समय इनेलो को बड़ा झटका लगा जब तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कई इनेलो पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों सहित जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। दिल्ली में वरिष्ठ जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी में शामिल हुए इनेलो हल्का अध्यक्ष गगन सिसोदिया, इनेलो एसपी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव चमन मस्ताना, इनेलो युवा मोर्चा अध्यक्ष शरद शर्मा, इनेलो नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सदस्य सर्वेश चौहान को जेजेपी का पटका पहनाया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जेजेपी जिला प्रधान ठाकुर राजाराम, जेजेपी नेता एवं तिगांव से पूर्व विधायक प्रत्याशी उमेश भाटी, हरदत्त जांगड़ा आदि मौजूद रहे। जेजेपी में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि वे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली व जननायक जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जेजेपी से जुड़े हैं। हरियाणा में किसानों को अगले धान के सीजन में सीधा पैसा उनके अकाउंट में डाला जाएगा। इस बार 95% भुगतान कर दिए जाने के बावजूद आढ़तियों के पास पैसा लटका होने के कारण हरियाणा सरकार और आला अफसर पूरे मामले में गंभीर बने हुए हैं। किसानों को भुगतान में विलंब क्यों हुआ, इसको लेकर आढ़तियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। आपको याद दिला दें कि इस बार धान के सीजन में हरियाणा सरकार की ओर से आढ़तियों के माध्यम से किसानों को पैसा भेजा गया है। वर्तमान में 95% भुगतान कर दिए जाने के बावजूद किसान उनका भुगतान लटकाए जाने के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमले भी किए जा रहे हैं। हरियाणा के आढ़तियों द्वारा भुगतान में विलंब किए जाने के बाद सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सभी को इस बाबत नोटिस भेजने का फैसला किया है। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगले धान के सीजन में किसानों को सीधा पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा, अर्थात आढ़तियों के खाते में पैसा भेजा जाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर किसानों के भुगतान में विलंब करने वाले जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जनवरी 2021 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की तैयारियां राज्य सरकार ने शुरू कर दी हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि उनके यहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वार्डबंदी की आवश्यकता हो तो यह कार्य 30 जून तक पूरा कर दिया जाए, ताकि इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया जा सके, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ही राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। वार्डबंदी प्रक्रिया के दौरान पदों का आरक्षण पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। सामान्य तौर पर हर 10 साल के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी जनसंख्या के आधार पर करवाई जाती है, लेकिन इस बीच में अगर किसी नई पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन होता है तो उसके लिए अलग से वार्डबंदी करवाई जाती है। वार्डबंदी में ही सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। मालूम हो कि वर्ष 2016 में हुए आम चुनाव से पहले साल 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी की थी। ये बुरी खबर है, बेहद बुरी। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। अब तक इस लिस्ट में भारत छठे नंबर पर था। पिछले कुछ दिनों में अपने यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है। यही कारण है कि एक दिन के अंदर 2 देश स्पेन और यूके पीछे छूट गए हैं और भारत कोरोना संक्रमण के मामले में उनसे आगे निकल गया है। बुधवार तक यूके चौथे और स्पेन 5वें नंबर पर था। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश बचे हैं, अमेरिका, रूस और ब्राजील। अगर अपने यहाँ कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार यही बनी रही तो 25 से 30 अगस्त के बीच भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन जाएगा। हालांकि तब तक ब्राजील में इससे भी ज्यादा खराब हालत होगी। ब्राजील में मामले मौजूदा रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वह 25 जुलाई तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। डबलिंग रेट यानी डबल होने के मामले में ब्राजील सबसे ऊपर है। यहाँ 16 दिनों में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी यानी डबल हो रही है। अगर इसी रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही तो अगले 64 दिन यानी 14 अगस्त तक यहाँ 1
करोड़ से ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे। भारत का डबल होने का रेट 17 दिन का है, मतलब यहाँ संक्रमितों की संख्या 17 दिनों में दोगुनी हो रही है। अगर यही रफ्तार रही तो 102 दिन यानी 21 सितंबर तक भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो जाएगा। सबसे कम डबल होने का रेट स्पेन का है, यहाँ 1 करोड़ का आंकड़ा छूने में 408 दिन लगेंगे। एक तरफ जहां एक और पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते शैक्षणिक समेत सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे आमतौर पर जुलाई माह नजदीक आ रहा है, नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों को खोले जाने को लेकर पेरेंट्स से लेकर टीचर्स और स्कूलों के बीच असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के स्कूलों को खोले जाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के स्कूलों को 15 अगस्त 2020 के बाद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी और सितंबर में स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, तटीय कर्नाटक, गंगेय पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं बात करें हरियाणा की तो 12 जून को हरियाणा में कहीं कहीं छिटपुट जगहों पर गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं, परंतु तापमान में गिरावट होने की संभावना काफी कम है। कोरोना महामारी के बीच चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेलवे की ओर से जहां ट्रेनों में खाली सीटों की लिस्ट जारी की गई है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव की भी जानकारी दी गई है। दरअसल पश्चिमी मध्य रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। अहमदाबाद से गोरखपुर, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के स्टेशनों पर रुकने के समय में बदलाव किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2020 से प्रभावी रहेगा। पश्चिमी मध्य रेलवे की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 09089 व 09090, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 09083 व 09084 और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 02903 तो वहीं 02904 के स्टेशनों पर रुकने के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि इंडियन रेलवे ने देश भर में चल रही दरभंगा एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, अवध एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, भोपाल मेल, गोमती एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और दुरंतो समेत तमाम स्पेशल ट्रेनों में खाली सीटों की लिस्ट जारी की है। आप अपनी यात्रा के अनुसार ट्रेनों में खाली सीटों के आधार पर टिकट बुक करा सकते हैं। शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 708.68 अंकों की गिरावट के साथ 33,538.37 के स्तर पर आज बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी औंध दे मुंह गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 214 अंक टूटकर 9,902 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स जहां 2.07% टूटा, तो वहीं निफ्टी भी 2.12% लुढ़का। निफ्टी में कोई भी सेक्टोरियल इंडेक्स आज हरे निशान पर बंद नहीं हुआ। सेंसेक्स जहां 2.07% टूटा, तो वहीं निफ्टी भी 2.12% लुढ़का। निफ्टी में कोई भी सेक्टोरियल इंडेक्स आज हरे निशान पर बंद नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मार पड़ी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर। वहीं निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा और ऑटो के शेयर भारी नुकसान के साथ बंद हुए। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने लॉकडाउन के बीच अपने व्हीकल लाइन की कीमत में इजाफा किया है। अब कंपनी की सबसे सस्ती बाइक सिटी 110 की कीमत भी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार इस बाइक की कीमत में कंपनी ने 1498 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने इस बाइक के केवल किक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत में ही इजाफा किया है। नई बजाज सिटी 110 के किक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत अब 48,410 रुपए तय की गई है। हालांकि कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी कीमत पहले की तरह 51,520 रुपए रखी गई है। यह सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली के अनुसार दी गई हैं। यह बाइक लंबे समय से बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही है। कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के लिए यह बाइक खासी मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने इस बाइक की कीमत में पिछले मई महीने में भी बढ़ोतरी की थी। उस वक्त इसके किक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत में 499 रुपए का इजाफा किया था। कंपनी ने इस बाइक की कीमत के अलावा इसमें अन्य कोई बदलाव नहीं किया है। सामान्य तौर पर यह बाइक 80 से 85 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज प्रदान करती है।
अब बात गैजेट की दुनिया से। Xiaomi ने भारत में अपने पहले लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। दोनों ही Mi नोटबुक मॉडल 10वीं पीढ़ी के इंटेल कोर प्रोसेसर और ऑप्शनल Nvidia GeForce ग्राफिक के साथ उतारे गए हैं। Mi नोटबुक 14 ओरिजिन एडिशन विंडोज 10 होम पर आधारित है। इसमें 14 इंच फुल HD 1920x1080 पिक्सल एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले दी गई है। यह Mi नोटबुक 10वीं पीढ़ी के इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दो ऑप्शन के साथ उतारे गए हैं। यह ऑनबोर्ड ग्राफिक्स या Nvidia GeForce GPU और 8GB DDR4 रैम के साथ आता है। 512GB का SSD स्टोरेज मिलता है। बात अगर कनेक्टिविटी करें तो इस एडिशन में ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 802.11 AC, एक USB 2.0 पोर्ट, दो USB 3.1 पोर्ट के अलावा चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए USB Type-C पोर्ट को भी जगह मिली है। इस Mi नोटबुक एडिशन के बैटरी क्षमता की बात करें तो इसमें 46 वाट की बैटरी दी गई है। इसे लेकर कहा गया है कि सिंगल चार्ज में यह 10 घंटे तक का यूजेज प्रदान करती है। इस नोटबुक एडिशन की शुरुआती कीमत 54,999 रुपए रखी गई है। यह दाम इंटेल कोर i5 मॉडल का है। वहीं इसके इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ इसकी कीमत 59,999 रुपए होगी। अब बात आज के इतिहास की। जर्मनी की प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ, जिसकी डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 12 जून 1932 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ। पाकिस्तान में मशहूर बल्लेबाज जावेद मियांदाद का जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में आज ही के दिन 1964 को रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा दी गई। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री DG तेंदुलकर का निधन 12 जून 1972 में हुआ। दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने 12 जून 1994 में पहली उड़ान भरी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत आज ही के दिन 2002 में हुई। आज का विचार। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो।